जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल कोचिंग जंक्शन से। ज्योग्राफी का लेक्चर जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि भैया किस तरीके से ज्वालामुखिता होती प्लेट टेक्टोनिक की वजह से उसमें हाथ आता है कौन, लावा मैग्मा। और आप देखेंगे एस्थेनोस्फीयर से किस तरीके से मैग्मा चैम्बर से बाहर आया, क्या, लावा मैग्मा। लेकिन आप जानते हैं उसी दौरान मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या, भूकंप के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भूकंप। दोस्तों भूकंप क्या है, फिर उसमें कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो काम करते हैं और उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक में जो हलचल हो रही है ना, पूरा आपने लगातार देखा कि प्लेटें एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती है। कारण के नीचे जो एस्थेनोस्फीयर है वो पानी की तरह काम करता है और ये उसके ऊपर तैर रहा है नाव की तरह। कौन, हमारी प्लेटें। और जब ये प्लेटें दूसरे से दूर होती हैं चाहे पास आती हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ भूकंप उत्पन्न होगा। और भूकंप जब उत्पन्न होगा, भूकंप, कंप मतलब कांपना, किसका कांपना, भू मतलब भूमि, और उसका क्या होना, कांपना। भूमि क्या करे, कांपे। होता है क्या है, जो जैसे मान लीजिए चट्टान है, जब ये इससे तोड़ा जाएगा तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी, ऊर्जा निकलेगा ना, वो तरंगे निकलेंगी ना। और मान लो ऊपर कोई चीज़ है, ये तो बहुत पतली छोटी चीज़ है, मान ली बहुत बड़ी मोटी चट्टान 50, 60, 70 किलोमीटर की इतनी मोटी चट्टान टूटती है तो क्या उससे वेव नहीं निकलेगा, एक शॉक वेव निकलता है। तो वो वेव निकलती है पी, एस और एल, तीन तरीके की वेव्स हम देखने को मिलती है, भूकंपी तरंगे। और यही वो भूकंपी तरंगे हैं जिनसे हमने जान लिया था कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। पृथ्वी के ऊपर क्रस्ट है, नीचे मेंटल है जो किस अवस्था में है, क्या घनत्व है। फिर 5.5 घनत्व तक हमने देखा था, फिर नीचे देखा था कोर 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के आसपास उसका घनत्व पड़ रहा है। तो भैया ये घनत्व हम कैसे जान गए थे, ये हमने जाना था सिस्मिक वेव से। सिस्मिक वेव का मतलब होता है भूकंप के दौरान चलने वाली जो वेव्स हैं, जो पी, एस और एल तरंगे हैं। तो वैसे तो एल तरंग तो सिर्फ क्रस्ट पे ही रहती है, मगर पी और एस जिसको बॉडी वेव्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि अर्थ नाम की एक बॉडी उसके अंदर ये चल रही होती है। तो इससे हम जान गए कि पृथ्वी के अंदर क्या संरचना है, क्या खास बात है। ये देखिए, असल में जहां भूकंप आया, ठीक है, उसे क्या कहते हो, उसे कहते हो फोकस या हाइपोसेंटर के नाम से भी आप जानते हो। फिर उस भूकंप के ठीक ऊपर वाला पार्ट ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये रही अर्थ और एक इलाका है, ये यहाँ कहीं मान ली भूकंप आया। भूकंप 100 किलोमीटर गहराई से लेकर 700 किलोमीटर गहराई तक आ सकता है और यहाँ पे भी ऊपर आ सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं भूकंप आएगा, जहाँ पे भी टूट फूट हो रही है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बहुत गहराई होगी तो 700 किलोमीटर तक अंदर चले जाइए तो उतना तक भूकंप वगैरह की घटना हो रही होती है। अब आप देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई चट्टान टूटी या कोई प्लेट टेक्टोनिक घटना घटी, प्लेट एक दूसरे के अंदर धंसी या दूर हो गई, तो आप देखेंगे इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं फोकस। क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट को हमने कह दिया फोकस। और ठीक इसके ऊपर यहाँ पर अगर आप खड़े हैं ना, ठीक इसके ऊपर, फोकस के ठीक ऊपर आप खड़े हैं तो इसे क्या कहोगे, इसे कहोगे ईपी सेंटर। क्या कहोगे, ईपी सेंटर। ठीक है, आप समझ में आया, समझते। फिर से और साफ तरीके से इसको बना देते हैं। मान लीजिए ये रही अर्थ, यहां कहीं भूकंप आ रहा है। कंपन की शुरुआत, जो चट्टान टूटी या जो भी रीजन था, जो वेव्स पैदा हो रही हैं वो यहाँ पैदा हुई, जस्ट यहाँ पर। तो इसलिए इसको आप क्या कहते हो, इसका नाम क्या रखा, इसको हमने कहा इस पॉइंट को फोकस या हाइपोसेंटर। और ठीक सबसे पहले जहाँ पर ये चोट मारेंगी ये वेव्स, कौन सी वेव, पी और एस। और सबसे पहले कौन सी पहुँचती है, पी, जिसको नाम ही है प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तो सबसे पहले पहुँचती है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। और यहाँ जब पहुँचेगी तो यहाँ जो इंसान खड़ा है उसे सबसे पहले झटके का एहसास होगा। तो भैया इसको, इस जगह को क्या कहोगे, अब इस जगह को क्या कहोगे, इसको कहोगे ईपी सेंटर। क्या कहोगे, ईपी सेंटर। ये दो चीज़ समझ में आई, ठीक। भूकंप जगह, ठीक। अब होता क्या है, जब भूकंप हुआ ना, कंपन हुआ, मान लीजिए टूटा, मान लीजिए ये चट्टान टूटी खूब जोर से, ये प्लेट टकरानी, उससे वेव्स निकली। कौन कौन सी वेव निकलती है, तो समझिएगा। भूकंप में एक बॉडी वेव होती है जो चल रही होती है, और दूसरी जो चल रही होती है वो कौन सी चल रही होती है, एक तो ये चल रही है, दूसरी जिसे सरफेस कहा जाता है, सरफेस वेव्स। सरफेस वेव का मतलब जो कहाँ चल रहा है, ऊपर सरफेस पर, हमारे क्रस्ट पर, मतलब समझे। जैसे मान लीजिए ये रहा अर्थ, अब जो अंदर वेव्स चल रही है इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे, ये पृथ्वी के अंदर अंदर चल रही है ना। देखिए ये देख रहे हैं कैसे आ रही है,
ये यहाँ मान लीजिए इसने बनाया हुआ है, फोकस बनाया हुआ है, फिर यहाँ जैसे वेव्स चारों तरफ क्या हुई, निकली, चारों तरफ क्या हुई, निकल के यहाँ से लेकर के दूसरे यहाँ हुई, यहाँ पर हुआ भूकंप, और एहसास भी यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, वहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ बस आप देखेंगे एक जगह देख रहे हैं, ये जो इस कलर की जगह दिखाई दे रही है, यहाँ आपको भूकंप नहीं एहसास होगा, ठीक है। यानी इतनी जगह पर अगर कोई व्यक्ति है तो उसे भूकंप इसलिए एहसास नहीं होगा भैया क्योंकि यहाँ पर वेव्स नहीं पहुँचेंगी, वो मैं भी चर्चा करने वाला हूँ। फिलहाल अभी आप जान लीजिए क्या P और S नाम की वेव्स हैं जो ये पूरे पृथ्वी को आर पार पार कर जाती हैं, और एक वेव जिसे आप कहते हो सरफेस वेव, जिसको लव या रेलिंग वेव्स के नाम से भी जानते हैं, वो सिर्फ पृथ्वी के कहाँ चलती है, क्रस्ट पर। पृथ्वी की कहाँ चलती है, सिर्फ क्रस्ट पर, ये क्रस्ट है ना, इसी पे चलती है, ना कि वो पृथ्वी के अंदर जाती है। तो उसको क्या कहोगे, सरफेस, क्या कहोगे, सरफेस वेव। नाम क्या है, इसको एल वेव के नाम से जानते हो क्योंकि लव ने खोजा था इसलिए इसको एल वेव भी कहते हो, और रेलिंग वेव जो आगे चल के रेलिंग नाम का एक साइंटिस्ट वो भी इसमें लगा इसलिए उसको रेलिंग वेव के नाम से भी जानते हो। तो एल या आर इसको आप कह सकते हो। बॉडी वेव्स कितने तरीके की हो गई भैया, दो तरीके की हो गई, एक पी हो गई, एक एस हो गई, यही हमें पढ़ना होता है, तो समझिएगा। पहले नंबर पर हम बात करेंगे प्राइमरी वेव्स की, किसकी, प्राइमरी वेव्स। जैसे ही भूकंप की शुरुआत हुई तो पहले एक वेव्स चल पड़ती है और उसका नाम है प्राइमरी वेव या पी तरंग के नाम से भी आप इसको जानते हो। पी का मतलब ही है प्राथमिक, यानी कि प्राइमरी। क्यों कह रहे हो प्राथमिक, देखो भैया हम प्राथमिक इसलिए कह रहे हैं कि ये कैसी तरंग है, ये ध्यान दीजिएगा, तरंग, प्राथमिक क्या है, तरंग है, क्योंकि अभी चर्चा होगी कि इस प्रकार की तरंग है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। स्पीड क्या है जानते हैं, 8 किलोमीटर पर सेकंड, इसका जो वेग है 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई हो रही होती है, और ये बाकी तरंगों की तुलना में यानी एस वेव की तुलना में और एल वेव की तुलना में बहुत तेज आ रही है। इसलिए सबसे पहले अगर ये चोट कहीं पे कंपन हुआ और सबसे पहले अगर ये पहुंचेगा, मतलब मान लीजिए यहाँ भूकंप हुआ तो यहाँ से सबसे पहले वेव जो यहाँ टकराएगी वो पी वेव होगी, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आएगी वो कौन सी वेव आएगी, एस वेव आएगी इसके बाद, क्योंकि उसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है। अब इसकी कोई और ख़ास बात, इसको आप जानते हैं, इसको कहा जाता है अनुदैर्घ्य, है ना, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य कैसे लिखेंगे, धैर्य, अनुदैर्घ्य तरंग कैसे चलती है, लॉन्गिट्यूडनल, इस तरीके से सीधे सीधे लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, इससे कौन चल रहा होता है, साउंड वेव ऐसे चलती है ना, तो ये कैसे चल रही होती है, असल में साउंड वेव के समान चल रही होती है, लॉन्गिट्यूडनल चल रही होती है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी भैया, अनुदैर्घ्य होगी। अच्छा, अगली चीज आप जानिए इसके बारे में, ये इसकी खास क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या है भैया, इसकी क्वालिटी ये है कि ये तरल पदार्थों में भी चलती है और ठोस पदार्थों में भी चलती है, ठीक है, तरल पदार्थों में भी चलती है और ठोस पदार्थों में भी चलती है। और इनकी खास बात क्या होती है इन वेव्स की, चाहे वो पी हो चाहे वो एस हो, इसकी खास बात ये है जितना ठोस पदार्थ इनको मिलेगा, इनकी स्पीड, इतना वेग, इनका जो वेग है, सॉरी जो वेलोसिटी, वो क्या होती है और तेज होती चली जाती है। तो जितना ठोस पदार्थ, और तरल में क्या करते हैं, ये थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं और अपने आप का रास्ता भी क्या करते थे, मुड़ जाता है इनका रास्ता भी वहां से। लेकिन यही वेव है जो ऐसा करेगी, मतलब जितनी भी वेव है जो समुद्री, जो सिस्मो भूकंपीय वेग हैं, भूकंपीय तरंगे हैं, वो ठोस जगह से तो जाएंगी ही जाएंगी और ठोस जगह से गुजरेंगी तो स्पीड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन वो तरल से जाएंगी तो रास्ता मुड़ जाएगा। मगर एक चीज छुपी है इसमें, जानते हैं, इकलौती वेव्स पी ही है जो तरल से होके जा सकती है, पी वेव्स यही है। एस वेव जो इसके बाद आएगी ना वो नहीं जा पाती, एस वेव नहीं जा पाती तरल से, वो खो जाती है उसमें, लेकिन वो पार ही नहीं कर पाएगी तरल माध्यम को। लेकिन पी वेव पार करती है, भले उसकी वेलोसिटी थोड़ा स्लो जाए और अपने रास्ते को बदल लेती है हल्का सा वहां से। तो आप इसका गुण ध्यान दीजिएगा कि दोनों माध्यम में होकर गुजरती है कौन सी वेव, पी वेव, एस वेव बिल्कुल नहीं जाती इस तरीके से। अब अगली वेव की बात करते हैं, अगली तरंग जिसका नाम है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी से कुछ समझ में आ रहा होगा, द्वितीयक तरंग। द्वितीयक की कोई खास बात, द्वितीयक तरंग का मतलब है सेकेंडरी,
यानी इसकी स्पीड प्राइमरी से कम होगी तो कितना होती है, लगभग 4 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार। प्राइमरी की कितनी थी, 8, उसका आधा हो गया, तो स्पीड क्या होगी इसकी, स्लो होगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई। अच्छा भैया, अब एक चीज़ और, जब स्पीड कम है तो जहाँ ये पहुँचेगी देर में पहुँचेगी या तुरंत पहुँचेगी, नहीं, उसको थोड़ा सा क्या लगने वाला है, समय लगने वाला है। तो समय लगने वाला है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसको क्या करें, सेकेंडरी वेव्स के नाम से आप जानते हैं। अच्छा, अब एक चीज, माध्यम क्या है इनका, क्या ये तरल से होके जाएंगी, क्या ये तरल माध्यम से होके जाएंगी, नहीं, ये फिर किससे जाएंगी, केवल और केवल ठोस माध्यम से। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं, क्योंकि इसी से तो हमें पता चला कि पृथ्वी के अंदर क्या कंडीशन है। अगर एस वेव कहीं नहीं पहुंचती तो मतलब वो जगह कैसी है फिर, भाई सिंपल सी बात है, तरल अवस्था में होगी, ठोस अवस्था में नहीं, वहाँ डेंसिटी क्या है, कम है। लेकिन अगर हम बात करें पी, ऐसी जगह जहाँ पर पी और एस की क्या हो रही है, स्पीड बढ़ जा रही है, तो इसका मतलब वो बहुत डेंस है, ज़्यादा डेंस होगा ना, क्योंकि मैंने गुण बताया, दोनों का गुण क्या है कि तेज, जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा ये क्या करेंगे, उस माध्यम से जो गुजरेंगे तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर स्पीड कम हो रही है तो सिंपल सी बात है भैया, वो इतना डेंस नहीं है, और कोई एस अगर वहाँ जाके खो जा रही है एस, तो उसका मतलब वो जगह कैसी होगी, तरल होगी। अच्छा, अब अगली वेव के बारे में बात करते हैं, जिसको मैंने कहा लव वेव। इसकी कोई खास बात, हाँ है, पहली बात तो ये कि ये बहुत ही खतरनाक होती है, कारण कि ये सरफेस पे चल रही है, और सरफेस यानी क्रस्ट पे चल रही है, और वहीं पे तो हम लोग रहते हैं, वहीं पे तो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह है। तो आप देखेंगे लव वेव रिलीफ वेव की खास बात ये है कि अच्छा, इसकी स्पीड ज़्यादा तो नहीं होती है, 1.5 से लेकर के 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार हो जाती है, मगर ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती है। अब मैंने बात की जो पृथ्वी के अंदर जाने वाली बात, जो वेव्स की बात हो रही थी, वो पी और एस थी। इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भूकंपीय छाया क्षेत्र किसे कहते हैं। आपने वर्षा का छाया क्षेत्र तो सुना होगा, लेकिन भूकंपीय छाया क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में नहीं सुना होगा। भूकंपीय छाया क्षेत्र का मतलब जहां पर ये वेव नहीं पहुंच पाती। कहां, कौन सी वेव नहीं पहुंच पाती, पी और एस नहीं पहुंच पाती, ठीक है, पी और एस नहीं पहुंच पाती, समझिए इसको। देखिए यहाँ से पी वेव चली ऐसे ऐसे ऐसे, ये कोर से भी होके जा रही है, कोर से भी होके जा रही है, लेकिन आप देख रहे हैं ये 103 डिग्री का जो एंगल बना रहा है, 103 से 142 के बीच, 103 का देखिए यहाँ मुड़ गई, फिर अगली जो आई ये यहीं मुड़ गई, अब इसके बीच में कोई नहीं है, इसके बीच में कोई नहीं, अगली पी आई तो ये यहाँ से आई, फिर ये यहाँ, और एस का तो कुछ कहने नहीं, एस तो गायब होना ही था। एस इसलिए गायब होना था, कारण समझिएगा, एस इसलिए गायब होना था क्योंकि बीच में क्या है, तरल है, तो पता चला कि बीच में कोई माध्यम है जो तरल है। लेकिन पी वेव तो पूरा चलेगी, आर पार होने ही वाली है, तो आर पार होगी, पी वेव पूरा पार हुई और यहाँ तक आई, ये हुई, यहाँ आई, लेकिन जानते ये जगह रह गया, तो पी वेव नहीं पहुंची और इसका तो पहुंचना ही नहीं था, क्योंकि यहाँ तरल माध्यम बीच पड़ेगा, ऐसे वहीं गायब हो जाएगी। तो इसको क्या कहोगे, यहाँ भूकंप, ऐसा तो आ ही नहीं सकता था, पी भी आया ही नहीं, जो पी आता वो भी नहीं आ पाया। तो 103 से लेके 104 के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, 103 से 104 के बीच में ये कैसा जोन हो गया भैया, ये जोन हो गया भूकंपीय छाया क्षेत्र। क्या हो गया, भूकंपीय छाया क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, छाया क्षेत्र। तो कितने डिग्री से, 103 डिग्री से 142 डिग्री के बीच क्या होता है, यहाँ भूकंपीय तरंगे नहीं पहुंचती, तरंगे नहीं पहुंचती। अगली चीज, भूकंप आया तो आप देखें कि हाइट बढ़ी, किसकी, हिमालय की, है ना। क्या हुआ था ऐसा, क्या हुआ था ऐसा, तो जियोसिंक्लाइन भूसन्नति का कॉन्सेप्ट, मतलब समझिएगा, मान लीजिए ऐसे 2 उच्च भूमि के खंड हैं, क्या है, 2 उच्च भूमि का, आइसोटेसी वैसे आपको पढ़ना नहीं होता, समस्थिति का सिद्धांत, लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल बताना चाहता हूँ कि 2 खंड है भूमि के ऊंचे ऊंचे। वैसे ये ऊंचे खंड हमें नहीं दिखने वाले, क्योंकि ये ऊंचाई बहुत दूर से होगी, हम नहीं समझ पाएंगे कि ये ऊंचा है। चींटी को यहाँ छोटी चींटी खड़ा, उसको क्या पता चलेगा, और ये बहुत दूर पर होगा। फिलहाल मैं आपको समझाने नहीं कह रहा हूँ। अब यहाँ पे छोटे छोटे सेडिमेंट्स आके इकट्ठा होंगे, इसी के ना अपक्षय पर्दन होगा कि नहीं होगा, सालों साल ऐसा होता जाएगा, चाहे वो जल हो चाहे पर्दन, जो भी शक्तियाँ हैं उसको क्या करेंगी इस तरीके से। अब देखिए वेट क्या हो रहा है, वेट क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है ना। तो जब बढ़ रहा है बीच में तो ये क्या होंगे, ये इधर और ये और इधर नहीं आने लगेगा, और ये नीचे की तरफ नहीं आने लगेगा, ऐसे तो होगा। वेट यहाँ बढ़ रहा है ना, तो जब इस पर ऐसे बढ़ेगा तो बताइए क्या होने लगेगा, ऐसे 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 होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा, देख रहे हैं।
ये चीज़ कैसे बन जाएगी? इस तरीके से वलित पर्वत बन जाएंगे। तो आप जानते हैं हिमालय क्या है? एक वलित पर्वत का उदाहरण है। वलन पड़ा है, उसकी कई श्रृंखलाएं हैं। देखिए ट्रांस हिमालय है ना, तिब्बत हिमालय जिसे आप कहते हैं। फिर आप देखेंगे मुख्य हिमालय जिसको हिमाद्री कहते हैं। फिर नीचे देखेंगे तो आप देखेंगे लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहते हैं। फिर एक शिवालिक हिमालय। तो कई चरणों में है। तो इस तरीके से और जो आपका मुख्य हिमालय वो क्या है? बीच वाला बहुत ऊंचा है, क्योंकि ये बहुत करीब आ गया तो ये बहुत ऊंचा है। ठीक है, तो ये रहा हिमालय का कॉन्सेप्ट भैया। और इसको और कैसे समझना है तो ऐसे समझिए कि किसी ज़माने में ये रहा अपना जो पेनिनसुला है, जो प्रायद्वीप का पठार है, यहाँ पर था। ठीक, जो पेंजिया अंजिया टूट रहा था तब की बात कर ही लिया जाए। देखिए हुआ क्या, कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि एक ज़माना था, ठीक है, वो कार्बोनिफेरस एरा, क्या है कि पूरा का पूरा स्थलखंड आपस में इस तरीके से जुड़ा हुआ है और चारों तरफ क्या है इसके? पानी। पृथ्वी ऐसे है। एक ज़माना था कि पृथ्वी ऐसी थी, जब गर्म हुई फिर धीरे धीरे ठंडी हुई तो इस तरीके से ये बना। अब ये जो बीच का जो पार्ट है ना, ये ज़मीन वाला टुकड़ा, चारों तरफ क्या है? पानी। इस पानी को क्या कहते थे? पैंथालस। चारों तरफ जो समुद्र बना इसे क्या कहते हैं? पैंथालस। लेकिन ये क्या कहता? ये कहलाता था पेंजिया। क्या कहलाता था? पेंजिया। ठीक है, क्या कहलाता है? पेंजिया। मगर धीरे धीरे फिर टूटना शुरू हुआ। तो पता चला ऑस्ट्रेलिया टूट के यहाँ आ गया, अफ्रीका यहाँ आ गया, अमेरिका यहाँ आ गया, उत्तरी अमेरिका यहाँ चला गया। इसी में भारत है, भारत भी ऊपर सरकना शुरू कर देता है। तो भैया क्या होता है जब भारत ऊपर सरकना शुरू करता है? इसी को समझाना चाहता हूँ मैं। जब ये आपका पेंजिया दो भागों में टूट के बट गया, ये ऐसे उत्तरी भाग और ये ऐसे दक्षिणी भाग। ठीक है, तो इसको कहते थे आप लॉरेशिया, लॉरेशियन या लॉरेशिया लैंड। और नीचे वाले को क्या कहते थे? इसको कहते थे गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो आज भी जो नीचे है ना साउथ पोल के पास, जैसे जो 0 डिग्री के नीचे इलाके जैसे दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब किसके पार्ट थे? गोंडवाना लैंड के। लेकिन वही अगर बात किया जाए आपके चाइना की, आपके रशिया की या यूरोप की, तो वो किसके पार्ट रहे होंगे? लॉरेशिया लैंड के उत्तर। अच्छा, बीच में पानी है कि नहीं? ये देखिए बीच में क्या भरा हुआ है? बीच में क्या भरा हुआ है? यहाँ पे भी पानी है, ये भी पानी, ये भी पानी। तो ये पानी आपको क्या कहला रहा है? पैंथालस। अब बीच में एक पानी और आ गया है। अभी तो किनारे वाला पानी था, देखिए किनारे वाला पानी पहले भी था, अभी भी किनारे पूरा पानी था, पूरा पानी था, जिसको आप क्या कह रहे थे? पैंथालस कह रहे थे। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए बीच में भी पानी आ गया। तो इसको क्या कह रहे थे आप? इसको हम कहेंगे टैथीज सागर। क्या कहेंगे? टैथीज सागर। अच्छा, इस सागर की कोई खास बात? भैया सागर है तो नीचे क्या जमा होगा? वही सेम चीज आइए जो भी मैंने शुरू में आपको बताया। क्या जमा है नीचे? देख रहे हैं, एक ये। इसको जरा सा ऐसे कर लो, इस ग्राफ को ऐसे कर लो, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। देख रहे हैं, ये भी भूखंड, बीच में सागर, और यहाँ क्या जमा है? मलबा, पूरा साग। तो भैया वही हुआ ना, क्या हुआ? आप देखेंगे कि यहाँ से भारत उत्तर की तरफ चलना शुरू किया। प्रायद्वीप भारत नीचे था, ये यहाँ पर, फिर ये सरका, फिर यहाँ आया, और यहाँ पर तिब्बत का पठार है मान लीजिए, और ये जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जो आगे तरफ बढ़ती चली आ रही है। फिर जब जाएगी तो यहाँ पर पहले से क्या है? यहाँ पानी है, अवसाद है, पानी, और नीचे क्या है उसके? मलबा है, अवसाद है, ये पानी है। ये और जब पास आएगा तो क्या होगा जरा सोचो, ये यहाँ आया, अब इसे धक्का मारना शुरू किया। जब धक्का मारेगा तो ऊपर भी भूखंड, नीचे भी भूखंड। देख रहे हैं, ऊपर भी भूखंड है, नीचे भी, बीच में अवसाद है। तो क्या होने वाला है इसके साथ क्या होने वाला है? ये ऐसे से करके क्या बन जाएगा? तो वही चीज बना, क्या बना? हिमालय बना। यह पानी किनारे हो गया, पानी निकल गया किनारे, और इंडिया जाकर के ऊपर की तरफ ये यहाँ जाके ऐसे अब खड़ा हो गया है। और ये बीच में क्या बन गया फिर आपके? जो बीच में पानी तो किनारे हो गया टैथीज सागर, लेकिन क्या है बीच में जो अवसाद था वहीं आपको ऐसे से खड़ा होते हुए क्या मिला? पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हिमालय है ना। भारत का जो ये पार्ट है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है नहीं हिमालय। तो हिमालय कैसा पर्वत भी है? वलित पर्वत। ठीक,
तो वलन पड़ रहा है, वलित पर्वत है। फिर आप देखेंगे प्लेट जब उत्तर की तरफ जा रही है, अब ये तो तिब्बत का पठार है, ठोस है, ये तो हिलना नहीं है, तो अपनी जगह रुका रहेगा। लेकिन भैया इंडिया की प्लेट जब तब बढ़ी थी आगे, तो आज भी तो आगे बढ़ रही होगी। तो ये क्या कर रही है, इसके अंदर थ्रस्ट कर रही है, इसे धसती चली आ रही, धसती चली आ रही। जब ये धसेगी तो क्या होगा सोचो, मान लीजिए ये इंडियन प्लेट है, ये तिब्बतन प्लेट, यानी अब ये इंडियन प्लेट इसके अंदर क्या कर रही है, ऐसे थ्रस्ट कर रही है, धस रही है। तो जब अंदर जाएगी तो यहाँ का अवसाद इसमें क्या लगेगा, और बल लगेगा, तो ये और ऊपर हो जाएगा। और जब ये अंदर जाएगी तो मैंने बताया जब प्लेट टेक्टोनिक क्रिया होती है तो भूकंप आता है ना, तो वही हो रहा है। जब ऐसा होगा तो भूकंप आएगा, और भूकंप आएगा और साथ साथ में इसी के साथ एक घटना और हो रही होगी। क्या हो रहा होगा, हिमालय क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा होगा। इसलिए आप देखेंगे कि 2001 और 2011 के एनसीईआरटी लिखती है हिमालय की ऊंचाई 8,848 मीटर, लेकिन अब 8,850 मीटर हो गया है। 2 मीटर क्या हो रहा है, बढ़ गया। क्यों, इस बीच अभी देखिए 2-3 साल पहले क्या आया यहाँ इंडिया में, देखिए भूकंप आ रहा था ना, बहुत लोग परेशान थे, अचानक से भूकंप, और वो यही घटना हो रही थी लगातार। इसमें क्या थ्रस्ट हो रहा था, जिसकी वजह से ये हिमालय और ऊंचा हो गया। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, ये सब हमने पढ़ा भूकंप और उसके प्रभाव के बारे में। ठीक, पी वेव के बारे में पढ़ा, एस वेव के बारे में पढ़ा, एल वेव के बारे में पढ़ लिया। ओके, क्लियर हुआ दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही। अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, क्या वो सरप्राइज है। ठीक है, गुड, धन्यवाद।